हेलो लर्नर्स, वेलकम टू वन एकेडमी। मेरा नाम प्रांजल सिंह है और आज हम बात करने वाले हैं जज और एक एडवोकेट के रिश्ते के बारे में। बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी फिल्मों को देख के हमें ऐसा दिखता है कि हमारे देश में जो जज और वकील हैं कभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा बहस करते हैं, कभी हंसी मजाक करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों जस्टिस को पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिसेंटली महाराष्ट्र में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद ऐसा नहीं है। रिसेंटली महाराष्ट्र के एक गवर्नमेंट एडवोकेट ने कोर्ट रूम के अंदर फांसी लगा के आत्महत्या करी और उसका आरोप उन्होंने लगाया उसी कोर्ट रूम के जज के अगेंस्ट और ये बोला कि वो मुझे हरास करते थे। और ये आरोप केवल जज साहब नहीं बल्कि जज साहब के क्लर्क के ऊपर भी लगा। आज के इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही समझने वाले हैं कि क्या है ये पूरा इंसिडेंट, इसके ऊपर आगे क्या एक्शन लिया जा सकता है और एक्चुअल में अगर ये बात प्रूव होती है तो क्या जज साहब की नौकरी जाएगी या उनको जेल होगा या उनके पास कुछ खास ऐसी प्रिविलेजेस हैं जो उनको शायद कुछ प्रोसीजर सेफगार्ड्स दे दें। चलिए समझते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज को एड्रेस करना होगा कि एक एडवोकेट और एक जज दोनों से केवल एक ही चीज की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको वो और ज्यादा स्ट्रांग करे और अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस को ईज करके कंफर्ट के थ्रू हमारे देश के लोगों को जस्टिस दिला पाए। अब इस इंसिडेंट को देखने के बाद शायद बहुत सारे लोगों के मन में ये जो धारणा है वो बदल जाए। समझते हैं हुआ क्या। एक एडवोकेट है महाराष्ट्र के जिनका नाम है विनायक चंदेल और ये कोई नए एडवोकेट नहीं है जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन एडवोकेट साहब की उम्र है 47। ये गवर्नमेंट के एडवोकेट है, यानी कि ये कोई नॉर्मल एडवोकेट भी नहीं है। ये काम करते थे वाधवानी कोर्ट महाराष्ट्र में। इनकी डेड बॉडी मिली उसी कोर्ट रूम में फांसी के फंदे पे लटकी हुई 22 अगस्त 2025 को, यानी कि 2 दिन पहले की बात। अब इस सिचुएशन में जब पुलिस ने थोड़ी सी छानबीन करी तो उनको वहां पे एक सुसाइड नोट भी मिला। उन्होंने अपने पीछे एक सुसाइड नोट लिख के छोड़ा था जिसमें उन्होंने ये लिखा कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं रफीक शेख साहब और उसके साथ ही साथ उनके कोर्ट के क्लर्क जिनका नाम है तायदे, उन दोनों ने उनके खिलाफ हरासमेंट किया और उनको ह्यूमिलिएट किया और इसी कारणवश उनको अपनी जान देनी पड़ी। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद उनके जो बेटे हैं यानी कि हिज सन, उन्होंने भी एक कंप्लेन फाइल करी। इस कंप्लेन में उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि जो चंदेल साहब हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। उसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली को भी बोला था और ये बात अच्छे से बताई थी कि वो जो जज और क्लर्क हैं वो कॉन्स्टेंटली उनको परेशान करते हैं, ताने मारते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं और अब उनसे ये सारी चीजें बेयर नहीं हो पाती। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद उन्होंने कुछ बहुत सीरियस एलिगेशंस बताए अपने उस सुसाइड नोट में और साथ ही साथ उनके बेटे ने कंप्लेन में भी कुछ ऐसी बातें बताई। सबसे पहले बात करते हैं उन जेएमएफसी के बारे में, यानी कि उस जज के बारे में जिनके खिलाफ ये सुसाइड नोट मिला। जज के बारे में उन्होंने सबसे पहली बात जो लिखी वो ये थी कि वो चंडेल साहब को रोज रेगुलरली क्या करते थे, ह्यूमिलिएट करते थे। साथ ही साथ उनको ये भी बोला गया कि जब कोर्ट की प्रोसीडिंग चलती थी तो वो उनके साथ ना तो कॉपरेट करते थे और साथ ही साथ कोर्ट के प्रोसेस के बीच उनके साथ बदतमीजी होती थी। अब कुछ बातें उन्होंने उसी कोर्ट के क्लर्क के अगेंस्ट भी करी जिनका नाम था तायदे। इनके खिलाफ उन्होंने ये बोला कि वो हमेशा जो एडवोकेट हैं उनके साथ डिसरिस्पेक्टफुल और इंसल्टिंग मैनर में काम करते थे और साथ ही साथ समन या फिर अगर कोई ऑफिशियल वर्क होता है जो एक एडवोकेट को कोर्ट के क्लर्क के थ्रू करवाना होता है उसमें भी उनके साथ बिल्कुल कॉपरेट नहीं करते थे। अब इस सिचुएशन में सुसाइड नोट के कुछ ऐसे हाइलाइट्स हैं जो मैं यहाँ कोट करके आपको बता रहा हूं जिसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने लिखा कि जेएमएफसी जो आपके शेख हैं वो उनको ह्यूमिलिएट करते हैं हर किसी के सामने और उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। साथ ही साथ सुसाइड नोट में एक बात और लिखी थी कि जो क्लर्क तायदे हैं वो भी उनको डिसरिस्पेक्ट करते हैं और उनके साथ कॉपरेट नहीं करते। और एक और फाइनल लाइन लिखी हुई थी कि अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है सिवाय अपनी लाइफ को खत्म करने के। अब इससे पहले कि मैं इसके लीगल कॉन्टेक्स्ट में जाऊं और आगे की डिटेल्स आपको दूं, मैं एक बात आपके साथ जरूर क्लियर करना चाहता हूं। हम सब ने इस बात को नोटिस किया है कि जो जजशिप है वो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी एड्रेस करना होगा कि जो एक एडवोकेसी है वो भी बहुत मुश्किल काम है। पहली बात तो आपके पास कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, दूसरा आपके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं है, आपको बहुत लंबा समय तक लंबे तरीके से काम करना होता है तब आप कहीं जाके अपने फैमिली के ब्रेड अर्नर बन पाते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर कोर्ट के जज के साथ साथ कोर्ट के स्टाफ भी बदतमीजी करें तो इस सिचुएशन में एक एडवोकेट के लिए जो पूरा का पूरा प्रोफेशन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और शायद ये कोई पहला ऐसा केस नहीं है। हाँ, ये बात है कि ये जहां पे इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाया एक एडवोकेट ने, इसलिए शायद ये बात न्यूज में आ गई। अब इस सिचुएशन में हमें यह समझना होगा कि यहां पे एक्शन क्या लिया गया। सबसे पहले तो पुलिस ने केस रजिस्टर किया सेक्शन नंबर 108 भारतीय न्याय संहिता के अगेंस्ट, जो कि कहता है अबेटमेंट टू सुसाइड, यानी कि अगर आसान भाषा में समझने की कोशिश करी जाए तो अगर आप कभी किसी सामने वाले व्यक्ति को सुसाइड के लिए उकसाते हैं तो इस धारा में आपके खिलाफ एफआईआर होती है।
इसका मतलब क्या है सर? यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी एफआईआर है ये दर्ज हुई है जेएमएफसी रफीक शेख के सामने, जो कि खुद एक सिटिंग जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, और उनके कोर्ट क्लर्क तायदे के सामने। उसके साथ ही साथ यहाँ पे स्टेटस क्या है सर? इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी आगे। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि इस मामले में, यानी कि इस धारा में जो मामला दर्ज हुआ है उसमें आगे क्या होगा। अगर आप बीएनएसएस में जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ये मामला कॉग्नाइजेबल और नॉन बेलेबल है। इसका मतलब ये है कि इस मामले में पहली बात तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तो वो तो हो चुकी है। दूसरा ये है कि पुलिस के पास इस धारा में अधिकार है कि वो बिना किसी मजिस्ट्रेट, बिना किसी जज के परमिशन के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अक्यूज है उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं। अब यहां पे अक्यूज दो हैं, एक तो जज साहब और दूसरा उनके क्लर्क। जो उनके क्लर्क हैं उनको तो पुलिस बिना किसी वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हमें यह बात जान लेनी चाहिए कि अगर जज साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करी गई तो जज साहब के पास जज होने के कारण क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, इसके बारे में जस्ट अगली स्लाइड में मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर जज साहब को दोषी ठहराना है तो किन किन बातों को प्रूफ करना होगा। पहला तो ये कि जो अक्यूज्ड यानी कि जज साहब और उनके क्लर्क हैं उन्होंने इंस्टिगेट किया, हरास किया या प्रेशराइज किया विक्टिम को आत्महत्या करने के लिए। दूसरा, जो हरासमेंट था वो इस लेवल का था कि वो व्यक्ति सामने सचमुच सुसाइड कर ले। और तीसरा कि उनके हरासमेंट से, उनके उकसाने से सीधा लिंक है सुसाइड का। ये तीन बातों में से कोई भी बात प्रूव होती है तो ये बात तय हो जाएगी कि जज साहब को दोषी ठहराया जा सकता है। अब मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इस बारे में डिस्कशन किया था कि अगर एक जज को अरेस्ट करना होता है तो क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं। मैं इस वीडियो को देखने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप पूरा डिटेल में जानना चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट ब्रीफ में समझा देता हूं। इस वक्त कायदे से अगर देखा जाए तो बिना, अगर ये कोई नॉर्मल अक्यूज होता तो बिना वारंट के भी उनका अरेस्ट हो सकता था, लेकिन चूंकि ये जज हैं तो उनके पास कुछ सेफगार्ड है। पुलिस इनका केवल फॉर्मल अरेस्ट कर सकती है, यानी कि हथकड़ियों में पहना के जेल नहीं लेके जा सकती। इनको अरेस्ट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या फिर जो रजिस्ट्रार है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी और उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। साथ ही साथ जल्द से जल्द उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको इन्फॉर्म करना होगा। ऐसे बहुत सारे सेफगार्ड्स हैं जो जज को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये कहना तो बहुत ही मुश्किल होगा कि जो जज साहब है उनका अरेस्ट हो जाए, और कायदे से अभी तक होना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो इस वक्त केवल एक अक्यूज है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई सब्सटैंशियल एविडेंस मिलता है तो शायद आगे के जो प्रोसीजर है वो फॉलो किए जाएंगे। अब इस पूरी सिचुएशन में अभी तक का अपडेट यह है, आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है इस मामले में कि यहां पे क्या एक्शन होना चाहिए? और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि क्या हमारे देश में कोई लीगल सेफगार्ड है ऐसा जो हमारे देश में वकीलों को इन चीज से सेफगार्ड करे? और अगर नहीं है तो वो क्या क्या सेफगार्ड्स नए आने चाहिए जो हमारे देश में एडवोकेट्स और जजशिप यानी कि बार और बेंच दोनों के बीच का एक अच्छा बैलेंस बना के चले? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। वीडियो को एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप प्रांजल सिंह अकेडमी को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो कर लीजिए। मुझसे जुड़े हुए सारे अपडेट्स और बाकी सारी जानकारियां आपको मेरे इसी टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। साथ ही साथ इस वक्त अनअकैडमी आपको हमारे सभी जुडिशरी कोर्सेज में फ्लैट 60% ऑफ और 12 मंथ का एक्सटेंशन दे रहा है, और इसके लिए आपको मेरे कोड पीएस का इस्तेमाल करना है जो आपको ये ऑफर अवेल करवाएगा। तो यानी कि आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन आधे से भी कम पैसे में मिल रहा है और उसके साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री, यानी कि टोटल 2 साल का सब्सक्रिप्शन। और ये ऑफर वैलिड है केवल अगस्त 28 तक, तो इसको बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। साथ ही साथ हमारी हरियाणा एडीए की बैच इस वक्त अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव है, जिसमें एक सेल चल रही है जो आपको दे रही है इस बैच को मात्र 2999 यानी कि मात्र 3000 रुपए में। तो इसको भी आप अवेल करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच भी चल रही है जो कि एपीओ, एडीपीओ, जेएलओ बैच है, जिसके लिए आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड पीएस लगाने पे आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाएगा और बाकी सारी बैचेस का एक्सेस भी मिल जाएगा। साथ ही साथ अपकमिंग 2 जुडिशरी एग्जाम्स छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इन दोनों के प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है मात्र 1 रुपए में। इसको भी अवेल करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल आपने हमारे इस अनअकैडमी ऊना को एक्सपीरियंस किया कि नहीं? अनअकैडमी ऊना जो कि बेसिकली एक अनअकैडमी की तरफ से नया रिवॉल्यूशन है एडटेक इंडस्ट्री में, एजुकेशन की इंडस्ट्री में, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में। ऊना जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट कम एआई कम आपका पर्सनल फ्रेंड है जो आपकी इस पूरी की पूरी जर्नी में आपकी हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए। अगर अभी तक इसको एक्सपीरियंस नहीं किया है तो नीचे लिंक है, जाइए जाके ऊना को एक्सपीरियंस कीजिए और देखिए कि आपकी स्टडी का गेम कैसे बदल सकता है। मिलते हैं आप सभी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।